हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लुसेंट की बुक से 8वें नंबर का जो टॉपिक है जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। राज्यों का पुनर्गठन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 7 टॉपिक लुसेंट की बुक से डिस्कस कर लिए। भारतीय संविधान चल रहा है, तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे मिलेंगे आपको आने वाले नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आप जानते होंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का एकीकरण हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन हुआ था, है ना। तो भारत में कई देशी रियासतों का विलय हुआ था। भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ और विलय होने के बाद भारत 4 श्रेणियों में विभाजित था। भारत के जो राज्य थे वो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। एक पार्ट ए श्रेणी, पार्ट बी श्रेणी, पार्ट सी श्रेणी, पार्ट डी श्रेणी। उसके बाद का यहां से हम पढ़ेंगे फिर से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो कैसी क्या कहानी थी उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। राज्यों का पुनर्गठन, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किसके इसमें, तो एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। 4 जज बैठे थे, 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस के धर की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बैठी थी, इसने भाषा के आधार पर, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। भारत में तो विविध टाइप की भाषाएं बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में अलग, कुछ क्षेत्रों में अलग। तो उन्होंने कहा था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था इन्होंने, कि प्रशासनिक आधार पर, प्रशासन जैसा चल रहा है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन इस आयोग ने किया था। तो समझ में आ गया ये फैक्ट, बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, ये याद रखना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था, ये याद रखें। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये धर आयोग उसी को बोले जो एस के धर थे, उन्हीं के नाम पे धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए, यानी जांच करने के लिए, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पाठाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया था। कहां पे किया गया था, जयपुर अधिवेशन में। जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्णय को जांच करने के लिए जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पाठाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दी थी, तो इन्होंने भी खारिज कर दी। पहले एस के धर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, उसमें भी ये कहा गया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन उचित नहीं है। उनके बाद ये जो कमेटी बनी जयपुर अधिवेशन के बाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पाठाभी सीतारामैया की एक समिति ने गठन किया, उसने भी भाषा के आधार पर सही नहीं है बोला, भाषा के आधार पर खारिज कर दिया गया था, याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, नेहरू, पटेल और सीतारामैया, इसको जेवीपी समिति या जेवीपी कमेटी कहते हैं, याद रखना है। जेवीपी कमेटी में कौन कौन था पूछा जा सकता है। तो पंडित जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से सीतारामैया, है ना। तो पी से सीतारामैया, तो ये समिति थी। तो इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य, देखो जो मद्रास राज्य था पहले, मद्रास राज्य, वहीं पे तेलुगु भाषाई लोग भी रहते थे। तो इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य ने तेलुगु
भाषाइयों के लिए, भाषियों के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए पोट्टी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया। पोट्टी श्री रामुल्लु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया मद्रास राज्य वालों ने। मद्रास राज्य में रहने वाले तेलुगु भाषाई लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया कि हमको तेलुगु भाषाई वाला अलग राज्य होना। तो इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया जो 58 दिन के, बहुत दिन चला हुआ आंदोलन, जो 58 दिन के अमरण अनशन पे बैठ गए थे ये रामुल्लु जी। तो अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लु की मृत्यु हो गई। तो ये चाह रहे थे, ये आंदोलन कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर हमें तेलुगु भाषाई राज्य अलग चाहिए, जो मद्रास राज्य में मिला हुआ था हमको अलग चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, 15 दिसंबर 1952 को अमरण अनशन में बैठे थे रामुल्लु जी। तो 58 दिन के अमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1942 को रामुल्लु की मृत्यु हो गई। तो अनशन करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्या हुआ, रामुल्लु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नेहरू। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, क्योंकि और ज्यादा आंदोलन ना भड़के, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, जो आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे उनकी ही मृत्यु हो गई। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को हम अलग बनाएंगे इसकी घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। डायरेक्ट पूछा जाता है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को, और स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके बाद यहां क्या लिखा है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1956 के पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। 1956 के पहले, है ना, देखो उस समय लिखा है, तो 1956 तक, 1956 के पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। ये पूछा जा सकता है कभी, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी बताओ, कुर्नूल थी। वर्तमान में तो आप जानते हैं, और बाद में हैदराबाद हो गई थी आंध्र प्रदेश की राजधानी, है ना। तो वर्तमान में आप जानते हैं हैदराबाद। तो ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। इनका नाम याद रखना है। ये आंदोलन जो किए थे इसका नेतृत्व किसने किया था, इनका नाम याद रखना है। ये समिति का नाम याद रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, देखो क्या हुआ था फिर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ। एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों का फिर से पुनर्गठन होगा, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। और 1 अक्टूबर 1953 में तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बना ही दिए थे। तो उसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन हुआ, है ना। इस पुनर्गठन की आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने की थी। फजल अली पूछा जाता है, फजल अली ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो फजल अली कौन थे ये, तो फजल अली यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके भूतपूर्व न्यायाधीश थे, ये भूतपूर्व न्यायाधीश थे फजल अली जी। तो इनकी अध्यक्षता बनी थी, और इनमें सदस्य भी थे, है ना। कुल मिलाके राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 लोग थे, जिसमें से फजल अली अध्यक्षता की थी इन्होंने, और अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पणिक्कर थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स कई बार यहां से कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों का नाम बताइए। तो हृदयनाथ कुंजूर और सरदार एम के पणिक्कर सदस्य थे। 3 सदस्य थे, 3 लोग थे कुल मिला के उसमें, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पणिक्कर। तीनों में से अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता जो है फजल अली ने की थी। डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं, देखिए।
तो 53 में स्थापित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 53 में बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया, अधिनियम यानी कानून बना दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। जुलाई 56 यानी जुलाई 56 1956 में यह अधिनियम बना दिया गया, पास कर दिया गया। 53 में बैठा, 53, 54, 55, 56 3 साल लग गए इनको सोचने विचारने में। उसके बाद जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जब अधिनियम आया था जुलाई 46 में, तो उसके बाद क्या हुआ, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1956 में कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, मैं आपको यही बता देता हूं। तो समझ में आ गया दोस्तों। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 14 राज्य कौन से थे, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ये पूरे जितने राज्य में बता रहा हूं सबका 1 नवंबर 1956 को ही गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन, आसाम का गठन, असम का गठन, बिहार का गठन, बंबई राज्य का गठन, जम्मू कश्मीर का गठन, केरल का गठन, मध्य प्रदेश का गठन, मैसूर राज्य का गठन, उड़ीसा का गठन, पंजाब प्रांत का गठन, पंजाब राज्य का गठन, राजस्थान का गठन, उत्तर प्रदेश का गठन, पश्चिम बंगाल का गठन और मद्रास का गठन। ऐसा करके जितने नाम मैंने गिनाए ये 14 राज्य हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे तो देख लो एक बार। तो दिल्ली हो गया दिल्ली, हिमाचल प्रदेश बना था, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, 6 हो गए ना। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था उस टाइम पे, है ना। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अधिनियम पास किया था जुलाई 1956 में, तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे। नवंबर 1954 में क्या होता है, फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां, जो फ्रांस की सरकार की, जो फ्रांस का उपनिवेश अपने यहां स्थापित था, एक तो था पौंडीचेरी, यनाम में, चंद्रनगर और केरिकल में भारत को सौंप दिया। तो पौंडीचेरी, जो फ्रांस सरकार है, फ्रांस का कब्जा था पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल भारत को सौंप दिया। तो ये बस्तियां जो थी ये फ्रांस के उपनिवेश के अधीन थी, फ्रांस सरकार के उपनिवेश के अधीन थी ये, तो इसको सौंप दिया। कब सौंपा, नवंबर 1954 को। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखो सौंपा कब था करके पूछेगा, तो 1 नवंबर 1954 को। तो फिर सौंपने के बाद हस्ताक्षर में टाइम लगता है, तो 28 मई 1956 को पूर्ण रूप से हस्ताक्षर करके हमको सौंप दिए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था। तो इन सभी को मिलाकर ये पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल, इनको मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य का गठन किया गया था, है ना। तो ये याद रखना है, पौंडीचेरी संघ राज्य का गठन किया गया था। इसका भी गठन हुआ था 56 में, ये समझ में आया। उसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन और दीप को मुक्त के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, इसे ऑपरेशन विजय कहा जाता था, ऑपरेशन विजय कहा जाता। और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया, उन पर जो है पुर्तगालियों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। तो ये समझ में आया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो देखो पौंडीचेरी पे किसका राज्य था, कभी पूछेगा तो फ्रांसीसी का।
फ्रांस का कब्जा था, और गोवा पे किसका था, तो पुर्तगालियों का शासन था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, है ना, तो आप जानते हैं भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो क्या हुआ, 18 दिसंबर को क्या हुआ, इन्होंने दे दिया, 18 दिसंबर को इन्होंने दिया। 18 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हो गया। तो गोवा 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। उस दिन का प्रतीक है ये। 1961 में पुर्तगाली शासन, जो पुर्तगाली शासन है, 450 साल के बाद, 450 साल तक गोवा में राज की इन पुर्तगालियों ने। 450 साल के बाद भारतीय सशस्त्र बलों से गोवा को मुक्त करवा दिया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों से गोवा को मुक्त करवा दिया गया था और ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऐसा करके गोवा मुक्त हो गया। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये समझ में आ गया गोवा पर किसका, पुर्तगालियों का शासन था। भारत में सबसे पहले आए थे कौन, पुर्तगाली लोग। और सबसे बाद में भी देखो 1961 में सबसे बाद में भी पुर्तगाली लोग भारत से गए हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। फ्रांस का कब्जा किसके था, पांडिचेरी के ऊपर, और गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था। उसके बाद ये भारत का अंग बन गया। देखो ये क्या लिखा है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। उन्हें भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हमने अनुसूची तो पढ़ ली है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आ गया। वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले तेलंगाना को मिला दे 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, है ना। जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो कोई दिक्कत नहीं है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखो 5 अगस्त 2019 को इन दोनों की घोषणा कर दी गई थी। 5 अगस्त 370 हटा के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। लेकिन इनको पूर्ण रूप से दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें साइन कर लिया गया और यह पूर्ण अनुमति मिल गई। घोषणा तो हो गई थी, उसी दिन बना दिया गया था 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 370 हटा के जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू कश्मीर में विधानसभा वाला, और एक लद्दाख बनाया गया था। तो इस तरीके से पहले हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये 2 बन गए थे तो कुल मिला के 9 हो गए थे। 2 मिल गए थे तो कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फिर क्या होता है, 26 जनवरी 2020 की बात है। 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली प्लस दमन और दीव को मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए वर्तमान में 8 है। इसलिए वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नागर हवेली की पहले राजधानी थी सिलवासा और दमन और दीव की राजधानी दमन थी। लेकिन वर्तमान में दादर और नागर हवेली प्लस दमन और दीव की राजधानी, इन दोनों की राजधानी दमन है ना। तो राजधानी का भी मैं आपको अलग से पूरे इनकी याद करवा दूंगा। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 में विधानसभा याद रखना है। 3 में विधानसभा, इसलिए उनको हम संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं। वहां पे केंद्र और राज्य दोनों का है। एक तो दिल्ली हो गया, एक तो हो गया पुडुचेरी, और तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। ये 3 जगह विधानसभा है, याद रखना है। 3 सभा विधानसभा भी है, इसलिए 3 को हम संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं। बाकी जो 5 बचे वो है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से केंद्र का ही काम चलता है। तो समझ में आया। और वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो संविधान की पहली अनुसूची में शामिल है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो भारत में 5 से क्षेत्रीय परिषद है। कभी पूछा जा सकता है कितने हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। कभी पूछा जा सकता है केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री केंद्रीय परिषद का क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं।
उन राज्य के संबंधित मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, क्योंकि ये परिषद के अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं ना, तो वो हर साल बदलते रहते हैं। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए, केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी पूछा क्षेत्रीय परिषद का काम क्या होता है, तो केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, मिठास लाने के लिए, दोनों के संबंध अच्छे रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्षेत्रीय परिषद। तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, क्षेत्रीय परिषद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो क्षेत्रीय परिषद जो है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह सांविधिक निकाय है फ्रेंड्स। यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसका निर्माण संसद या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। संसद या विधानमंडल के द्वारा बहुमत हासिल करके किया जाता है। अगर ये संवैधानिक निकाय होता तो इसका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख होता, तो इसका संविधान में कहीं भी कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद या कहीं ना कहीं होता है, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो इसका उल्लेख तो संविधान में कहीं भी नहीं है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सरकार गठन करती है, संसद या विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है, उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब हमने पढ़े 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो 5 कौन से उनको पढ़ना जरूरी है। तो पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य, चंडीगढ़, दिल्ली संघ क्षेत्र आते हैं। तो इतनी चीजें आते हैं फ्रेंड्स, इतनी चीजें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। आप भारत का नक्शा देखे होंगे तो याद रख सकते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में उत्तर में जो राज्य हैं उनको जोड़ा गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये उत्तराखंड देखो उत्तर में है, लेकिन यहाँ पे मध्य में जोड़ा गया है, तो इससे टेंशन लेने का नहीं है ना, उत्तर प्रदेश के किनारे लगा हुआ है। तो ये मध्य। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। तो पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत ये राज्य शामिल है। आप मैप के हिसाब से याद रख सकते हैं, ऐसा कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिल्कुल पूछा ही जाना है, ऐसा पूछा उतना नहीं जाता। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र देख लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्र परिषद के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो यानी ये सब क्षेत्र आते हैं ना पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो ये आते हैं सब कहां, दक्षिण क्षेत्र। तो मैप के हिसाब से याद रखना है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना है बस। उसके बाद देखिए 6वें नंबर में, जबकि अभी हमने पढ़े थे कि 5 ही होते हैं, लेकिन यहां पे एक 6वां भी गठन कर दिया गया है। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा बनाया गया है। ये जो पूर्वोत्तर परिषद है, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा बनाया गया है। 8 अगस्त 1972 में यह अस्तित्व में आया। इसके सदस्य में आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य परिषद का 8वां सदस्य बना। तो 1994 में सिक्किम 8वां सदस्य बना है, बाद में बना है सिक्किम, याद रखना है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद कार्य के हैं। तो क्षेत्रीय परिषद कार्य के जो है वही कार्य इनको दिए गए हैं। उनका कार्य अभी हमने यहां पढ़े थे, देखो केंद्र और राज्य के बीच, है ना, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका भी वही काम है, केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मिठास लाने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच मिलजुल के काम करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भारत की गठित क्षेत्रीय परिषद, उनका मुख्यालय दिया हुआ है। तो मुख्यालय से पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद उत्तर में है, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है इलाहाबाद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी शामिल है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कलकत्ता में यानी कोलकाता में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, पश्चिम में है मुंबई, मुंबई में, मैप के हिसाब से याद रखना है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, तो ये बहुत आसान है, ये एक बार दिमाग में बैठा ले याद हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे काम की, ये नए राज्यों का जो गठन हुआ है इसके बारे में मैं आपको यहां से बताऊंगा कि भारत में सबसे पहले किसका गठन हुआ, क्या हुआ, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। कौन सा आंदोलन हुआ था उसके बाद हुआ है, तो वीडियो पे बने रहें। अब देखो यहां से नए राज्यों का गठन कैसे हुआ था उसके बारे में यहां पे हमको समझना है। कब कब किसका गठन हुआ, क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953, बहुत आसान है। अब भी हमने पढ़े प्रथम भाषाई राज्य का गठन पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषाई आंदोलन के कारण तेलुगु भाषाई आंदोलन से अलग कर दिया गया था, है ना। ये तो पढ़े, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये नेहरू, ये रिपोर्ट आई थी जीवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषा के पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 58 दिन के अनशन के बाद, और फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके गठन की मांग कर दी गई थी आंध्र प्रदेश की, तो 1 अक्टूबर। तो कैसे गठन हुआ आंध्र प्रदेश का समझ में आ गया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर गठित, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। उसके बाद क्या होता है 1960 में, 1960 में जो बंबई राज्य 14 राज्य बना दिए गए थे ना, तो बंबई को 2 टुकड़ा कर दिया गया। बंबई राज्य को विभाजित करके 2 चीज बनाई गई, एक तो महाराष्ट्र और गुजरात। तो बंबई राज्य का विभाजन करके, बंबई राज्य का विभाजन करके एक महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। तो देखो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। तो ये महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई को आता है और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को आता है, तो ये याद रखना है। 1960 में ऐसा क्या किया इन्होंने, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद 1960 में बंबई राज्य को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया। एक तो बनाया गया क्या महाराष्ट्र और दूसरा बनाया गया का गुजरात। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिए क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, असम, जो हमारा भारत का राज्य था असम। असम में क्या हुआ 1963 में, क्या होता है असम में जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर वहां पे नागा आंदोलन चालू हो गया। नागा आंदोलन, वहां की जनजाति थी नागा जनजाति ने नागा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर हमें अलग राज्य चाहिए। तो नागा आंदोलन हुआ और नागा आंदोलन की वजह से नागालैंड का गठन हो गया। तो नागालैंड किससे टूट के बना है, तो आसाम से अलग करके बनाया गया। मैं आसाम बोल रहा हूं, असम है वो, असम से अलग करके बनाया गया नागालैंड। और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में हुआ था नागा आंदोलन, और नागा आंदोलन के बाद असम से अलग करके नागालैंड बना और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। समझ में आ गया नागालैंड का गठन कैसे हुआ, असम से ही अलग हुआ है। उसके बाद 1966 में क्या होता है 1966 में देखो पंजाब का गठन 14 राज्य बनाए थे जब कर दिए थे, तो फिर वहां पे भाषा के आधार पर वहां के रहने वाले लोगों ने हरियाणा को हमको अलग चाहिए, बोले हमको हरियाणा अलग चाहिए, तो हमको एक हरियाणा होना, तो एक हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, और हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है भाषा के आधार पर। हरियाणा में भी हिंदी चलती है ना, यानी हरियाणी चलती है। उसके बाद क्या होता है देखो आगे 1966 के बाद क्या हुआ 1971 में 1966 के बाद भी 1969 में कुछ हुआ, मेघालय का गठन होता है 1969 में मेघालय का तो बाद में हुआ। उसके बाद देखो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है ना, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। फिर मेघालय का गठन होता है, तो मेघालय का गठन होता है, तो जबकि 1972 में देखो 1972 में तीन राज्य बने, 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 3 राज्यों का गठन होता है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
ये तीनों जो है असम से ही टूट के बने हैं, ये तीनों जो है असम से ही टूट के बने, है ना। तो याद रखना 1972 में 21 जनवरी 1972 में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं अपने भारत के, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 का गठन होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखो ये सिक्किम जो है, सिक्किम का गठन होता है, सिक्किम बनता है भारत का 22वां राज्य, सिक्किम बनता है भारत का 22वां राज्य, है ना। तो सिक्किम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सिक्किम जो है ये भारत का अंग बना है 26 अप्रैल 1975 को, 26 अप्रैल 1975 को, बहुत बाद में बना है ना। 26 अप्रैल को यहां राज्यसभा में बिल पास हो गया था, है ना, और पूर्ण रूप से राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। और ये हमारा भारत का उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर कर दिए, भारत बनता है 22वां राज्य बनता है, 22वां, है ना। सिक्किम 22वां राज्य बना और सिक्किम 1975 में शामिल हुआ भारत में। और सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था, कभी पूछा जा सकता है सिक्किम में किसका शासन था, चोंग्याल नाम का वंश था, वहां पे राजा था वहां पे, तो उसका शासन था, चोंग्याल वंश का शासन था सिक्किम में हमको देने के पहले। तो चोंग्याल वंश, सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था, फिर सिक्किम हमारे भारत में मिल गया और ये 22वां राज्य बन गया। तारीख इंपॉर्टेंट है, 22वां राज्य बना सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। उसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम भी हमारे भारत का राज्य बनता है 22 फरवरी 1987 में, है ना। तो मिजोरम भी बना। तो ये सब असम से ही टूट के बने हैं, उधर साइड जितने भी राज्य हैं सब असम से टूट के बने हैं, पूर्वोत्तर। वहां पे 7 राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है ना। तो ये कभी हम बाद में बताएंगे। तो ये देखो मिजोरम का 20 फरवरी 1987। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में। तो देखो 20 फरवरी को दो राज्यों का गठन हुआ, एक तो मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आ गया। 20 फरवरी इन दोनों का गठन होता है ये। उसके बाद फिर क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग फिर से बैठता है 2000 में। तो 2000 में जो है किस किस चीजों का गठन हुआ है 2000 सन में देखो। उसके पहले गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा देखो 30 मई 1987 में पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गया, जबकि हमने अभी बताए थे कि गोवा तो क्या है, गोवा पहले ही आजाद हो गया था, 19 दिसंबर को ही बताया ना, अभी 19 दिसंबर को हो गया था गोवा, 19 दिसंबर 1961 को हो गया था, 61 को हो गया था। लेकिन ये भारतीय संघ में संविधान में कब शामिल करे, और भारतीय संविधान में संशोधन वाली बात है। तो ये गोवा 25वां राज्य बना भारत का 30 मई 1987 को, जबकि गोवा पुर्तगालियों से 18 दिसंबर 1961 को आजाद हो गया था, है ना। 12वां संविधान संशोधन करके ये हो, तो समझ में आ गया। यही तारीख याद रखना, कभी पूछी जाएगी तो। उसके बाद क्या होता है, छत्तीसगढ़ का गठन होता है। तो छत्तीसगढ़ बनता है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000, काहे कि 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ बना भारत का 26वां राज्य। उसके बाद उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तराखंड 27वां राज्य बना भारत का, इसका गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो याद रखना है 27वां राज्य बना 9 नवंबर को आता है ना। उसके बाद झारखंड अलग होता है, झारखंड का अलग हुआ है बिहार से, झारखंड अलग हुआ है बिहार से। और 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 15 नवंबर की तारीख को क्यों चुना गया था, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है ना। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 दिसंबर को, तो झारखंड को अलग करने का श्रेय जाता है। यानी झारखंड उनने ऐसी तारीख सोची तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो झारखंड 28वां राज्य था भारत का, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, है ना। तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014 में 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य बनता है तेलंगाना।
29वां राज्य बनता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो किससे कौन सा अलग हुआ है ये मैंने आपको यहाँ पे चलते चलते पढ़ाते पढ़ाते बताया। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, गोवा तो पहले से ही गोवा था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये बनाए गए थे 2, है ना। तो ये तारीख याद रखना है। अब यहीं पे आपको इनकी जो तारीख यहाँ बताया हो, तो इसी तारीख को इनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। तो समझ में आ गया। उसके बाद ये 29 राज्य उसके बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर था, ये पहले जम्मू कश्मीर है ना, विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, तो विशेष राज्य का दर्जा को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। इसकी तारीख पूछी जा सकती है। 5 अगस्त 2019 को पीएम ने घोषणा करी थी और इसको पूर्ण रूप से अनुमति यानी इनकी स्थापना कभी आया, तो इनकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019, इसकी स्थापना पूछा कभी 31 अक्टूबर 2019, है ना। ये तारीख डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन घोषणा हो गई थी उसी तारीख को घोषणा हो गई थी 5 अगस्त। उसके बाद क्या हुआ फिर 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी 1920 को दादर और नागर हवेली और दमन और दीप को साथ में मिला दिया गया। दोनों की राजधानी दमन रखा गया। तो कब किया गया है? 26 जनवरी 1920 को। तो इस तरीके से हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हैं, तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपको याद रखना जरूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है। पहले उनकी राजधानी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पहले राजधानी अलग थी, वर्तमान में अलग है, तो उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, तो इसका मैं वीडियो एक अलग से आपको बना के बताऊंगा मैप वाइज, है ना। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमने राज्य पुनर्गठन आयोग को डिस्कस किए। ये सब आपको याद रखना। भारत का कौन से नंबर का कौन सा राज्य था ये पूछा जा सकता है। गोवा कौन से नंबर का था, सिक्किम कौन से नंबर का बना था, है ना। मैंने बताया सिक्किम में चोंग्याल वंश का शासन था। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब आता है। तो ये सब अब यहां से आपको पता चल गया। इस तरीके से वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम 8वें नंबर के बाद 90वें नंबर का टॉपिक जो लुसेंट की बुक में लिखा हुआ है नागरिकता, उसको पढ़ने वाले हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करें, सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।